डिलीवर कर रहा हूं। आए हम सभी लोगों को इस बिजनेस के बारे में बेहतरीन जानकारी दें। मिस्टर सुनील जी गुप्ता, जोरदार तालियों के बीच में। थैंक यू अनूप जी, जबरदस्त। और लीडर लीड भी एग्जाम्पल। साथियों देखिए, अनूप जी ये सुबह की वेबिनार अकेले भी अटेंड कर सकते थे, लेकिन उन्होंने बिलराया के पास मोतीपुर एक गांव है जहां पर अनूप जी की रिलेशन है, उस जगह को टारगेट किया। अभी जून में और अनूप जी वहां पर गए थे, हमने थोड़ी सी एक्टिविटी की थी और वहां पर प्रवीण जी हमको मिले थे। उनके अंदर जिज्ञासा का स्तर बहुत ज्यादा था। उनसे मेरी बात हुई और जनरली मैं सिंगल प्लान नहीं देता हूं, लेकिन अनूप जी की खातिर मैंने वहां पर सिंगल प्लान प्रवीण जी को किया और प्रवीण जी भी बहुत एक्साइटेड हुए, जिसका परिणाम यह है कि ये स्टेशन निकल रहा है। अगर मैं ये ईगो करता कि मैं टेक्निकल अचीवर हूं, यहाँ तो 2-4 लोग भी नहीं है, मैं सिंगल प्लान नहीं करूंगा। और कमाल की बात है, अनूप जी ने मेरे से कहा भी नहीं था कि आप प्लान कर दीजिए। वहां की सिचुएशन ऐसी क्रिएट हो गई कि मेरे को प्लान करना पड़ा और प्लान हुआ। जब एक्शन हुआ तो रिजल्ट भी आए। अभी हरी संजीवनी पे बहुत बढ़िया रिजल्ट वहां पे आ रहे हैं और उम्मीद है वहां से सैकड़ों खेतों में, सैकड़ों एकड़ में हरी संजीवनी जाएगी। और इसका प्रत्यक्ष प्रमाण ज्वलंत उदाहरण अपने अनूप वर्मा जी हैं। वो अपने टारगेट पे पहुंच चुके हैं और ये मीटिंग अकेले नहीं अटेंड कर रहे हैं। अनूप जी ने इस गांव में तैयारी की है। आज दोपहर की जो मीटिंग होगी जनार्द जी की, जो नए लोगों के लिए सेमिनार होगी, उसको भी अनूप जी अकेले नहीं अटेंड करेंगे, 10-15 लोगों के साथ ही अटेंड करेंगे। तो दोस्तों, एक उदाहरण है, लीडर लीड बीज एग्जाम्पल, और हमें उदाहरणों से ही अपनी टीम को समझाना है। थ्योरेटिकल बातें कम समझ में आती हैं और प्रैक्टिकल बातें ज्यादा समझ में आती हैं। आज के प्रोग्राम की शुरुआत मेरा मन कर रहा है कि प्राणगीत से होनी चाहिए, क्योंकि प्राणगीत मैं अक्सर सुनता हूं, पढ़ता हूं और उसका मैं मनन करता हूं, चिंतन करता हूं और बहुत ज्यादा ऊर्जा आती है उसको पढ़ने और मनन करने के बाद। तो मैं आपको पढ़ करके सुनाऊंगा और आपका सबसे बड़ा अपलाइन, सबसे बड़ा सपोर्टर, सबसे बड़ा हितैषी, आपके अंदर बहुत बड़े विजेता की सोच डालने वाला तो ये प्राणगीत ही है। प्राणगीत को भी अगर आप अपना अपलाइन बना लेंगे तो जीवन में कभी भटकेंगे नहीं। प्राणगीत आरसीएम का खुशहाल यहाँ पर हर जन हो, सुख शांति से पूर्ण जीवन हो, सब काम करें अपना अपना, खुद पूरा करें अपना सपना। दूसरी लाइन लिखी है, सब काम करें अपना अपना, सब पूरा करें अपना सपना। अनूप जी तो अपना काम कर रहे हैं, उन्होंने उदाहरण दे दिया, लेकिन क्या अनूप जी के सारे अपलाइन और सारी डाउनलाइन अपना अपना काम कर रहे हैं? अगर आपने लक्ष्य बनाए हैं तो आप कर रहे हैं। मैं किसी को रोकूंगा नहीं, टोकूंगा नहीं, लेकिन आप अपने आप स्वयं को चेक कर लीजिए। अनूप जी ने कैमरा ऑन करके बैठने वाला कोई काम किया है, शायद इसीलिए वो कैमरा ऑन करके बैठे। तो दूसरी लाइन है, सब काम करें अपना अपना, खुद पूरा करें अपना सपना, कोई हाथ यहां ना फैले, अब जन स्वावलंबी बन जाए सब। जनाब सर बार बार कहते हैं कि अपने अपलाइन से पैसे मत मांगिए, बिजनेस वॉल्यूम मत मांगिए, ज्वाइनिंग मत मांगिए, अपने एक्टिव इफेक्टिव ग्रोइंग अपलाइन से अगर मांगिए तो टाइम मांगिए और नॉलेज मांगिए। टाइम और नॉलेज आपका एक्टिव अपलाइन आपको देता है, आपको जीवन पर्यंत काम में आएगी। बाकी चीजें टीम को खराब ही करती है। कोई हाथ यहां ना फैले, अब जन स्वावलंबी बन जाए सब, चोरी फरेब का नाम ना हो, कोई भी यहां बदनाम ना हो, ना कोई किसे गुमराह करे, सब सच्चे पथ के राही बने। आतंक ना हो अब जीवन में, सब प्रेम भाव रखे मन में, हर कोई किसी के साथ चले, हर संकट में सब हाथ मिले। हर कोई किसी के साथ चले, हर संकट में सब हाथ मिले। जब भी कोई दिक्कत आए, जब भी हमको कोई परेशानी आए, चाहे वो सुख हो या दुख हो, हम सभी लोगों को एकजुट हो जाना चाहिए। हमारे साथ कोई दिक्कत है, मैं इस मामले में बहुत भाग्यशाली हूं, मेरी पूरी टीम मेरे साथ में रहती है और यही चीज हमें टीम में डुप्लीकेट करनी चाहिए कि हर सुख दुख में हम साथ में रहे।
ना ऊंच नीच की बात करे, एक दूजे का सम्मान करे, ना जात पात की दूरी हो, ना सीमा की मजबूरी हो, हमें कोई जुदा ना कर पाए, सब भारतवासी कहलाए। मजबूर नहीं हम महान बने, मजबूर नहीं हम महान बने, भारत माँ की हम शान बने, पूर्ण होगी सबकी आशाएं, आरसीएम की अभिलाषा। कितना बड़ा विजन, कितना बड़ा मकसद, कितना बड़ा मोटिवेशन छुपा हुआ है इस प्राण गीत में, जिसको हम पढ़ते ही नहीं है। आरसीएम की 30 रुपए की प्लान बुक लेते हैं, पहले पेज पे प्राण गीत है। 200 रुपए की डायरी लेते हैं, पहले पेज पे प्राण गीत है। और कमाल की बात है कि 100 में से 90 साथियों को प्राण गीत नहीं पता होता। जब भी हमारी हवा निकले, जब भी हम निराश हो, जब भी हमें लगे कि हमारा टारगेट हमसे हट रहा है, जब भी हमें लगे कि हम मंजिल तक शायद ना पहुंच पाए, अपलाइन से तो हमें बाद में बात करनी चाहिए, क्योंकि हो सकता है उस समय अपलाइन का फोन ना उठे, लेकिन सबसे पहले हमें इस प्राण गीत को 4 बार पढ़ लेना चाहिए। रात में मैंने 1 बजे तक विचार किया कि आज हमारी टीम ने हमारा पार्ट डाला है, तो मैं क्या ऐसा डालूं अपनी टीम के लिए। तो मेरा मन किया कि आज प्राण गीत से शुरुआत होनी चाहिए। खैर दोस्तों, आज के क्रम में हम सबसे पहले कुछ मैंने बिंदु नोट किए हैं अपनी डायरी पर। आज के क्रम में हम सबसे पहले बात करेंगे परिवर्तन पे। अभी मेरी अनूप जी आवाज क्लियर आ रही है क्या? अनूप सर, मेरी आवाज क्लियर आ रही है? अनूप जी या सुशील मिश्रा जी भी ऑनलाइन है, बताएं सर, आवाज क्लियर आ रही है क्या? आ रही है। ओके सर, थैंक यू। और बाकी साथियों से निवेदन है अपना माइक बंद कर लेंगे। और राजेंद्र शर्मा जी को होस्ट है, अवधेश त्रिवेदी जी को होस्ट है, अनूप जी को होस्ट है, तो थोड़ा सा मैनेजमेंट पे ध्यान देंगे। लोग बीच में माइक काम करते हैं तो टॉपिक डिस्टर्ब होता है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे परिवर्तन की। चेंज, बदलाव प्रकृति का नियम है। अगर हम समय के साथ नहीं बदलेंगे तो समय हमें नष्ट कर देगा। ये कड़ा और बड़ा नियम है। जिसने जिसने समय रहते चेंज नहीं किया, तो चेंज में जो स्पेलिंग होती है CHANGE, सी पहले हट जाता है, ई लास्ट में हट जाता है, और एक नया वर्ड क्रिएट होता है हैंग। तो चेंज नहीं करेंगे तो हैंग करेंगे। उदाहरण के लिए जिन्होंने समय रहते चेंज नहीं किया, वो मार्केट में हैंग हो गए। कहां गया पीसीओ, कहां गया रेडियो, कहां गया आपके घर का डीवीडी प्लेयर, कहां गया आपके घर का सीडी प्लेयर, कहां गया आपके घर का वीसीपी, कहां गया आपके घर का वीसीआर, कहां गए कैमरे, कहां गए टेप रिकॉर्डर, कहां गई टाइटन की घड़ियां, कहां गई एचएमटी की घड़ियां, कहां गई राजदूत मोटरसाइकिल, कहां गई फिएट कार, कहां गया नोकिया 3315, कहां गए ब्लैक एंड व्हाइट टेलीविजन। लिस्ट बनाओ तो हजारों चीजें ऐसी निकलेंगी जो पिछले 10-15 साल में हमारी आपकी आंखों के सामने गायब हो गई। क्यों? क्योंकि उन्होंने समय रहते चेंज नहीं किया, इसलिए हैंग हो गए, गायब हो गए। और ठीक ऐसा ही समय वर्तमान में आ चुका है दोस्तों। हमें चेंज करना पड़ेगा। और राजेश टैगोर जी स्पष्ट कहते हैं कि आरसीएम में भी हमें चेंज करना पड़ेगा। या तो आरसीएम में हमें बदलाव के साथ काम करना पड़ेगा, या फिर आरसीएम से आउट होना पड़ेगा। मेरे शब्द थोड़े कड़वे लग रहे होंगे आपको, लेकिन मैं हजारों ऐसे साथियों को जानता हूं जिनको ज्वाइन हमने ही कराया था, लेकिन उनको कुछ गलतियों के कारण आउट होना पड़ा, क्योंकि वो बदलाव के लिए तैयार नहीं थे। और हमें बदलाव करना पड़ेगा। दोस्तों, हमारी अपलाइन कहते हैं कि पहले परिवर्तन होता था युगों में। आपने शास्त्रों में पढ़ा, ग्रंथों में पढ़ा कि पहले परिवर्तन होता था युगों में, द्वापर युग, त्रेता युग, सतयुग, कलयुग। और ये युग बदलते थे लाखों करोड़ों साल पे, हजारों लाखों साल पे। अभी चल रहा है कलयुग। शास्त्रों में कलयुग की जो अवधि लिखी गई है, जो पीरियड लिखा गया है कलयुग का, वो 4 लाख साल लिखा गया है। और 4 लाख साल में से केवल 5000 साल अभी बीते हैं।
और 5000 साल केवल बीते हैं, आपने सब कुछ देख लिया। इन 5000 सालों में अगर कलयुग की तुलना में किसी फिल्म से करूं तो 4 लाख सालों की यह फिल्म है जिसमें 5000 साल ही बीते हैं, तो फिल्म की नंबरिंग ही चल रही है, पहला सीन अभी नहीं आया। और फिल्म की नंबरिंग में ही आपने कोविड-19 कोरोना जैसा वायरस देख लिया। एक ऐसा दुश्मन आपने देख लिया जो दिखता किसी को नहीं है लेकिन छोड़ता भी किसी को नहीं। सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। जो जिस खतरे के बारे में हमने आपने साल 2 साल पहले सपने में भी नहीं सोचा था, आज ऐसा खतरा पूरे वर्ल्ड के सामने, हर इंसान के सामने मंडरा रहा है। ये फिल्म की नंबरिंग है और ये तो शुरुआत है दोस्तों। फिल्म की नंबरिंग में जब ऐसे ऐसे सीन आ रहे हैं तो आने वाले समय में कैसे कैसे अपडेटेड वायरस आएंगे, कैसे कैसे अपडेटेड हमले होंगे, इसकी कल्पना करके ही दिल दिमाग कांप जाता है। इसलिए हमें बदलाव के साथ काम करना चाहिए। पहले परिवर्तन होता था युगों में, आज परिवर्तन हो रहा है मिनटों में, सेकंडों में। हर मिनट, हर सेकंड, हर घंटे, हर घड़ी। पहले परिवर्तन होता था युगों में, आज हो रहा है मिनटों में, सेकंडों में। पहले परिवर्तन होता था धीरे धीरे, हजारों लाखों सालों पे, आज परिवर्तन हो रहा है हर मिनट, हर घड़ी, हर सेकंड। यानी कि मैं कहना क्या चाहता हूं, परिवर्तन की तीव्रता अब बहुत तीव्र हो चुकी है। परिवर्तन की तीव्रता हमारी आपकी सोच से हजारों लाखों करोड़ों गुना तीव्र हो चुकी है और इस परिवर्तन की तीव्रता के साथ अगर हम एडजस्ट नहीं करेंगे तो हम रामलाल बन जाएंगे, हम प्रोग्रेस नहीं कर पाएंगे। हम भाग दौड़ करेंगे, मेहनत करेंगे, खूब मेहनत करेंगे, खूब पसीना एक करेंगे, लेकिन सिस्टम फॉलो नहीं करेंगे तो हमारी मेहनत का कोई प्रतिफल हमको मिलने वाला नहीं है। क्योंकि परिवर्तन की तीव्रता बहुत तीव्र हो चुकी है। उदाहरण के लिए अभी रात में ही मैंने राजेश टैगोर सर का एक वीडियो देखा। उन्होंने कहा फॉरेन तो फॉरेन, अपने ही देश में, अपने ही देश हिंदुस्तान में, मुनीष वर्मा जी माइक बंद कर ले, अपने ही देश में। दोस्तों थोड़ा माइक पे नजर रखिएगा, नहीं तो कोई रामलाल अपने को डिस्टर्ब करेगा। ओके दोस्तों, माफी चाहेंगे। अपने ही देश में अगले 5-10 सालों में आप बहुत बड़ा परिवर्तन देखने वाले हैं। फॉरेन में तो अप्लाई हो चुका है। अपने ही देश में हमारे आपके पास कार रहेगी, ट्रैक्टर रहेगा, ट्रक रहेगा, बस रहेगी, स्टीयरिंग नहीं रहेगा। और जब स्टीयरिंग नहीं रहेगा हमारी कार में, हमारे ट्रैक्टर में, हमारी बस में, हमारी ट्रक में, तो क्या ड्राइवर नाम का कोई पेशा या कोई नौकरी बचेगी? नहीं बचेगी। गूगल एंड्रॉइड गाड़ियां होंगी, जीपीएस गाइडेड गाड़ियां होंगी, और ये 5-10 साल में होगा। इसके लिए ज्यादा वेट करने की जरूरत नहीं है। कई कंट्री इस टेक्नोलॉजी को अप्लाई कर चुके हैं। तो गाड़ियां रहेंगी लेकिन ड्राइवर नहीं रहेंगे। संकेत क्या है? बेरोजगारी बढ़ेगी। आज अपने ही देश में करोड़ों लोगों की दाल रोटी जिनका ड्राइविंग के प्रोफेशन से चलती है, बेरोजगारी बढ़ेगी। अगले 5-10 सालों में बीमा के क्षेत्र में सबसे बड़ी कंपनी के रूप में जाना जाता है एलआईसी को। आज तो वैसे तो 18-20 कंपनियों को आईआरडीए ने लाइसेंस दिया, लेकिन जो एलआईसी की साख बनी है, जीवन के साथ भी, जीवन के बाद भी, तो जो एलआईसी की साख है, शायद वैसी साख किसी की भी नहीं। हम ब्लाइंड फेथ एलआईसी पर ही करते हैं। तो रहेगा एलआईसी, एलआईसी कहीं नहीं जाएगा, प्रॉपर वर्किंग करेगा, सारे ऑपरेशन करेगा, रहेगा एलआईसी, लेकिन नहीं रहेंगे इसके 60 लाख इंश्योरेंस एडवाइजर। हर व्यक्ति ऑनलाइन पॉलिसी लेगा। क्या भविष्य होगा इंश्योरेंस एडवाइजर का? बेरोजगारी बढ़ेगी या घटेगी? मैं संकेत क्या दे रहा हूं? आप सबसे विश्वसनीय बैंक स्टेट बैंक को मानते हैं, बहुत पुराना बैंक है, बहुत अच्छी साख है, सरकार का है, इसलिए भरोसा ज्यादा है। रहेगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, कहीं नहीं जाएगा, आपका पैसा भी सुरक्षित रहेगा।
लेकिन नहीं रहेंगी हिंदुस्तान में स्टेट बैंक की 10 लाख ब्रांच, नहीं रहेंगी हिंदुस्तान में स्टेट बैंक की 10 लाख ब्रांच। तो एक ब्रांच में, छोटी से छोटी ब्रांच में भी एक ब्रांच मैनेजर होता है, 3-4 लोगों का स्टाफ होता है, 1-2 प्यून और पानी पिलाने झाड़ू लगाने वाले होते हैं। तो एक छोटी से छोटी ब्रांच में भी स्टेट बैंक में 5-10 लोगों का स्टाफ होता है। जब 10 लाख ब्रांच नहीं होगी तो 10 लोगों का स्टाफ एक ब्रांच में रहता है, वो करेगा क्या? बेरोजगारी बढ़ेगी या घटेगी? अपने आप से पूछिए। और ये सारी बातें अगर आपको ठीक से समझ में आ रही हैं तो आप गर्व करिए कि आप सही टाइम पर इस दुनिया के सबसे सटीक और सही सिस्टम आरसीएम बिजनेस में, क्योंकि देश में जनसंख्या बढ़ेगी, बेरोजगारी बढ़ेगी, बीमारी बढ़ेगी, महंगाई बढ़ेगी। ये 4 चीजों के बढ़ने से आपका आरसीएम बिजनेस बढ़ेगा, आपकी ज्वाइनिंग बढ़ेगी, आपका टर्नओवर बढ़ेगा, आपकी टीम में पिकअप सेंटर बढ़ेंगे, आपकी टीम में डायमंड क्लब करने वाले बढ़ेंगे, आपकी टीम में कोट पैंट टाई में रहने वाले बढ़ेंगे, आपकी पिन बढ़ेगी। इन 4 चीजों के बढ़ने से आपका डायरेक्ट सेलिंग का आरसीएम बिजनेस बढ़ेगा। तो हमें सही तरीके से विजन के साथ, अभी मैंने जो चीजें आपको बताई, ये हो सकता है अधिकृत रूप से आपने टेलीविजन में, अखबारों में ना पढ़ी हो, लेकिन जो बड़े बड़े एक्सपर्ट की एडवाइस आ रही है, आप यूट्यूब पर सर्च करिए। क्योंकि एवरेज आदमी, विवेक बिंद्रा जी क्या कहते हैं, आप लोग विवेक बिंद्रा जी को सुना करिए। हमने राजेंद्र शर्मा जी ने, जगराम जी ने, श्याम किशोर मिश्रा जी ने दिल्ली में तालकटोरा स्टेडियम में विवेक बिंद्रा जी की एक बहुत शानदार वर्कशॉप आरसीएम न्यूट्री चार्ज के माध्यम से अटेंड की थी। विवेक बिंद्रा जी कहते हैं विवेक बिंद्रा जी ने वहां पर एक एग्जाम्पल दिया था। आप अमेजॉन और फ्लिपकार्ट से शॉपिंग करते हैं, अमेजॉन या फ्लिपकार्ट से शॉपिंग करते हैं। अमेजॉन का सबसे बड़ा गोडाउन अमेरिका में है, और अमेरिका में भी वाशिंगटन डीसी में 10 किलोमीटर में बना हुआ है, और वहां पर 12,000 रोबोट काम करते हैं, एक भी इंसान काम नहीं करता। आप चाहे तो गूगल के ऊपर सर्च कर ले, 12,000 रोबोट काम करते हैं। तो वहां पर एक भी इंसान काम नहीं करता, यानी कि टेक्नोलॉजी इस कदर हावी हो गई कि 10 किलोमीटर की परिधि में बने हुए गोडाउन में रोबोट काम कर रहे हैं, एक भी इंसान काम नहीं कर रहा है। और यही चीज, यही टेक्नोलॉजी आने वाले समय में हमारे रोजगार के अवसरों को खत्म करती चली जाएगी। 1000 लोगों का काम एक रोबोट कर देगा। बेरोजगारी बढ़ेगी दोस्तों या घटेगी? बेरोजगारी बढ़ेगी, निश्चित रूप से बेरोजगारी बढ़ेगी, और दिन पर दिन बढ़ेगी। अब जनरल सर से मेरी बात हो रही थी, उन्होंने एक चीज मेरे को बताई और बहुत गहराई से बताई, लेकिन मैं अपने अंदर कुछ रख नहीं पाता, तो आपको भी बता देता हूं। जनरल सर ने मुझे सिखाया, बताया, समझाया कि इस दुनिया में कामयाब होने वालों की कमी नहीं है। इस दुनिया में, हमारी आपकी टीम में, हमारे आपके इर्द गिर्द, हमारे आपके माहौल में, हमारे आपके परिवेश में कामयाब होने वालों की कमी नहीं। कामयाब होना तो हर व्यक्ति चाहता है, लेकिन दोस्तों बुरा मत मानना, कामयाब करने वालों की कमी। कामयाब होने वाले बहुत हैं, कामयाब करने वाले कम हैं। यूं तो मेरी अपलाइन में लाखों लोग हैं, हमारे और जनरल जी के बीच में हजारों लाखों लोग हैं, लेकिन लाखों लोगों में से शायद एक दो चार को छोड़ करके क्या मेरी कामयाबी के लिए मुझको गाइड किया? क्या मेरी कामयाबी के लिए मेरे साथ कोई प्रयास किया? क्या मेरी कामयाबी की उन्होंने चिंता की? नहीं की। आरसीएम में ज्वाइन हो गया था, मैं आरसीएम में संघर्ष करता, कामयाब हो जाता तब भी ठीक, और मैं आरसीएम में अपनी गलतियों से शहीद हो जाता तब भी ठीक। लेकिन हमारी चिंता कुछ चुनिंदा अपलाइनों ने की। जनरल सर ने मेरी चिंता की, महावीर सर ने मेरी चिंता की, राजा राम सर ने मेरी चिंता की,
उन्होंने हमारे हालचाल लिए। जब जब मेरी हवा निकली, मैं निराश हुआ, हताश हुआ, परेशान हुआ, नेगेटिव हुआ। इन अपलाइनों ने मेरा हौसला बढ़ाया, मुझे दिशा दी और हमेशा मेरी पीठ थपथपाई कि आप बढ़िया कर सकते हो। और उस हौसले के कारण मैं बढ़िया करता चला गया और आपके बीच में आज टेक्निकल अचीवर हूं। तो मेरी कामयाबी में मेरे 3-4 बढ़िया अपलाइनों का सबसे बड़ा रोल है। तो जब तक मैं जिंदा रहूंगा, जब तक मैं आरसीएम में रहूंगा, जब तक उस स्टोरी का नाम आएगा, मेरी उन 4 अपलाइनों का नाम हमेशा मेरी जुबान पे आएगा। उसके लिए कोई मुझे प्रेरित नहीं करता, उसके लिए जनरल सर, महावीर सर, राजा राम सर या बीसी छाबड़ा जी मेरे ऊपर दबाव नहीं डालते कि तू मेरा नाम नहीं लेगा मीटिंगों में तो तेरे को गोली मार दूंगा या इनकम रोक दूंगा। लेकिन ये अंदर की बात है। उन्होंने उन विपरीत परिस्थितियों में मुझे हौसला दिया जब मैं भटक भी सकता था। तो इसलिए मेरी कहानी में उन अपलाइनों का नाम आता है। तो निष्कर्ष क्या है, इस दुनिया में कामयाब होने वालों की कमी नहीं, कामयाब करने वालों की कमी। ठीक इसी तरह से दोस्तों, बुरा मत मानना, आप कल आरसीएम ज्वाइन हुए, अगर आप चेक करेंगे तो आपके ऊपर हजारों अपलाइन आपको मिलेगी। कोई वाइटल अचीवर, कोई लीडरशिप अचीवर, कोई राइटिंग अचीवर, कोई टेक्निकल अचीवर। आपको अपनी एलोस में से चेक करना है कि किस अपलाइन का सहयोग लेना मेरे लिए फायदेमंद होगा और कौन सा अपलाइन अपना सहयोग हमको दिल से देना चाहता है। सहयोग 2 तरीके से दिए जाते हैं, एक केवल बातों से, दूसरा बातों से और शारीरिक रूप से। तो मेरे विचार से जनरल सर ने अगर मेरे को सहयोग अगर केवल बातों से दिया होता तो मैं उतनी प्रोग्रेस नहीं कर पाता। जनरल सर मेरे साथ 10-10, 20-20 लोगों की मीटिंग करने के लिए भी फील्ड में उतरे। उनसे मैंने कोई पैसा नहीं मांगा, कभी मैंने उनसे कभी लाइन या ग्रुप नहीं मांगा। लेकिन उन्होंने, जब शुरुआती दौर की बात थी, लखीमपुर आते थे, ज्यादा माहौल नहीं था, 20-20, 30-30 लोगों की मीटिंग भी उन्होंने दी। हम पीलीभीत में मीटिंग कराते थे, 20-30 से ऊपर लोग नहीं होते थे। हम बरेली में मीटिंग कराते थे, 20 से 30 से ऊपर लोग नहीं होते थे। हम बहराइच में मीटिंग कराते थे, इतनी संख्या होती थी। धीरे धीरे सिस्टम खड़ा हुआ, धीरे धीरे माहौल बना, फिर वो मीटिंगें हजारों लोगों की होने लगी। खैर, ये तो कुछ पुरानी बातें मैंने छेड़ दी आपसे। दोस्तों, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मान लीजिए एक ब्रिज, एक पुल बनना है या कोई मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बन रही है, उस बिल्डिंग को बनाने में सबसे ज्यादा काम कौन करता है? शायद लेबर ज्यादा काम करता है, और शायद क्या, कंफर्म लेबर ज्यादा काम करता है। और सबसे ज्यादा पैसा कौन कमाता है उस बिल्डिंग में या उस पुल में? इंजीनियर या ठेकेदार। क्यों? क्योंकि लेबर के पास लेबर की नॉलेज से ज्यादा नॉलेज ही नहीं, वो अपनी नॉलेज बढ़ाना नहीं चाहता। लेबर अपनी नॉलेज को इंजीनियर की नॉलेज में कन्वर्ट नहीं करना चाहता, और इंजीनियर भी चाहता है कि ये लेबर कभी इंजीनियर ना बन पाए। लेबर अगर इंजीनियर बन गया तो इंजीनियर के अधिकारों का अतिक्रमण कर देगा। तो मेहनत सबसे ज्यादा लेबर करता है, पैसा सबसे ज्यादा इंजीनियर कमाता है। क्यों? क्योंकि दोनों के मैनेजमेंट में, दोनों की मेहनत में, दोनों के तरीके में, दोनों के काम करने के सिस्टम में जमीन आसमान का अंतर होता है। ठीक उसी तरह से राजेंद्र शर्मा जी का मैसेज आ रहा है, बहुत अच्छा मैसेज डाला, आप लोग चैट बॉक्स में देख सकते हैं। ठीक उसी तरह से सारी शक्तियां आपकी कामयाबी के लिए काम कर रही हैं आरसीएम। दोस्तों, 17 लाख स्क्वायर फीट में आरसीएम वर्ल्ड जैसा सेटअप डालना आसान है। मान लीजिए मेरे को बीमारी लग जाए कि आरसीएम जैसी एक कंपनी खड़ी करूंगा, तो शायद ये मेरा सबसे गलत फैसला होगा और मेरे को शहीद होने से दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। क्योंकि एक पुरानी कहावत है, जनरल जी ने बार बार सिखाई है कि एक हारी हुई सेना का सेनापति बनने से बढ़िया होता है जीतती हुई सेना का सिपाही बन जाना। तो सारी शक्तियां आपकी कामयाबी के लिए काम कर रही है। 17 लाख स्क्वायर फीट में इतना बड़ा सेटअप,
कल शाम को मुकेश कोठारी सर को आपने 8:30 से 9:30 सुना। 50% से ज्यादा प्रोडक्ट आरसीएम खुद मैन्युफैक्चर कर रही है। 70 से ज्यादा 90 से ज्यादा डिपो आरसीएम की अपनी खुद की प्रॉपर्टी है। आज 20-30 हजार करोड़ की संपत्ति है आरसीएम की। आज इन्वेस्टमेंट के मामले में अगर देखा जाए, इंडिया में सेटअप के मामले में देखा जाए, डिलीवरी सिस्टम के मामले में देखा जाए, प्रोडक्ट रेंज के मामले में देखा जाए, पिकअप सेंटर के मामले में देखा जाए, कामयाब लीडरशिप के मामले में देखा जाए, कंपनी की प्रोफाइल के मामले में देखा जाए, कंपनी को प्लान के मामले में देखा जाए, कंपनी को प्रोडक्ट के मामले में देखा जाए, या कंपनी को किसी भी एंगल से देखा जाए, कोई दूर दूर तक आरसीएम के सामने नहीं टिकता। क्यों? क्योंकि मुकेश कोठारी सर ने कल ये भी बताया, आरसीएम की कामयाबी का सबसे बड़ा महावाक्य और सूत्र है आर फॉर इंडियन रेट, सी फॉर इंडियन कल्चर और एम फॉर इंडियन मेंटेलिटी। इंडियन कल्चर में होगा तभी चलेगा, इंडियन कल्चर में नहीं होगा, अमेरिकन कल्चर में होगा, जोर कितना भी लगा लीजिए, चलना तो दूर की बात है, खिसकेगा भी नहीं। तो आर फॉर इंडियन रेट, इंडियन रेट में होगा तभी चलेगा, इंडियन कल्चर में होगा तभी चलेगा, इंडियन मेंटेलिटी, सस्ता सुंदर टिकाऊ। एक रिक्शे वाले को भी आरसीएम का प्रोडक्ट लेने में कोई डिफिकल्टीज फील नहीं होनी चाहिए, और एक आईएएस अधिकारी को भी आरसीएम का प्रोडक्ट लेने में कोई ये इंफिनिटी कॉम्प्लेक्स नहीं आना चाहिए कि हमारे लेवल का प्रोडक्ट नहीं है। जैसे उदाहरण के लिए नमक, 15 रुपए किलो का ट्रिपल रिफाइंड आयोडाइज नमक, जीरा, खड़ा जीरा आ गया ध्रुव का अपने आरसीएम में। जीरा एक रिक्शे वाला भी खाता है, प्रधानमंत्री जी भी खाते हैं, मुख्यमंत्री जी भी खाते हैं, एमपी एमएलए भी खाते हैं, डीएम सीएम पीएम जनरल कर्नल सारे लोग खाते हैं। ऐसा तो नहीं है कि लखीमपुर के डीएम साहब का जीरा ऑस्ट्रेलिया से आता है स्पेशल। जीरा कॉमन प्रोडक्ट है। तो आर फॉर इंडियन रेट, इंडियन कल्चर, इंडियन मेंटेलिटी, और हमें गर्व होना चाहिए कि आज आरसीएम ने हमको आपको बेवकूफ बनाने वाला कोई प्रोडक्ट नहीं दिया। अब आप कहेंगे कि बेवकूफ बनाने वाला प्रोडक्ट क्या होता है? अभी राजेश पांडे सर मेरी बात को समझ जाएंगे, पुराने साथी हैं। बात 2005 या 6 की है। एक कंपनी आई थी, नाम तो नहीं लेना चाहिए लेकिन मैं ले लेता हूं। उस कंपनी का नाम था जापान लाइफ। उस कंपनी में जिस गद्दे पे आप सोते हैं, उनके पास सिंगल प्रोडक्ट था सोने का गद्दा, और एक गद्दे की कीमत थी 1.25 लाख रुपए। और उनका दावा था इस गद्दे पे सोने से हार्ट, बीपी, शुगर कभी नहीं होता, ब्लड प्रेशर भी नॉर्मल रहता है। मेरा तो रेट सुनते ही ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो गया था। अगर मैं गलती से उसमें इन्वॉल्व हो जाता, चलो मैं करोड़पति परिवार से हूं, मैं 1.25 लाख का गद्दा खरीद लेता, लेकिन कितने लोगों को गद्दा बेच पाता? नहीं बिकता। डुप्लीकेटेबल नहीं था, CAR नहीं थी उसमें, कॉमन प्रोडक्ट नहीं था, अफोर्डेबल नहीं था, रिपीटेबल नहीं था। 5-7 महीने बाद वो कंपनी शहीद हो गई, और कंपनी शहीद हुई तो उसमें जितने लोग लटके हुए थे लालच में, वो भी शहीद हो गए। तो इस तरह के बहुत से मामले आपके सामने आएंगे जब आप आरसीएम में संघर्ष कर रहे होंगे। किसी कंपनी को उठा लीजिए हिंदुस्तान में, जो लॉन्च होने वाली है उसके टारगेट में भी आरसीएम की ही टीम है। जो लॉन्च हो चुकी है, चल रही है, घिसट रही है मार्केट में, उनके भी टारगेट में आप लोग ही हैं। क्योंकि आरसीएम से ज्यादा बड़े संस्कार, आरसीएम वालों के पास जो विजन होता है, आरसीएम वालों के पास जो एजुकेशन होती है, आरसीएम की टीम के पास जो सिस्टम होता है, आरसीएम टीम के पास जो समर्पण होता है, आरसीएम टीम के पास जो त्याग बलिदान की भावना होती है, वो किसी और सिस्टम में हो ही नहीं सकती। और यही आरसीएम की कामयाबी का सबसे बड़ा राज है। क्योंकि बाकी कंपनियां भाड़े के ट्रेनर रखती हैं, लेकिन यहाँ कोई भाड़े का ट्रेनर नहीं होता। यहाँ आज सुनील गुप्ता आपको सुना रहा है, तो भाड़े का ट्रेनर है क्या? अपने अनुभव में आपसे शेयर कर रहा हूं। राजेश पांडे सर कल आपके पार्ट में थे, अपने अनुभव शेयर करते हैं। राजेश शर्मा जी आते हैं, अपने प्रैक्टिकल अनुभव शेयर करते हैं। लोकुश जी आएंगे, प्रैक्टिकल अनुभव बताएंगे। सुनील दीक्षित जी, चांद अंसारी जी आएंगे, अपने प्रैक्टिकल अनुभव बताएंगे। और जो प्रैक्टिकल अनुभव होंगे वो आपके लिए प्रोग्रेसिव होंगे, आपको आगे बढ़ाने वाले होंगे। ये रामायण नहीं है जो हम आपको चौपाई सुना दे।
ये हमारे अंदर के अनुभव निकल रहे हैं। और ये अनुभव इसलिए निकल रहे हैं दोस्तों, जब हमने और राजेश पांडे सर ने ज्वाइन किया था, बात 2004 की है, तो बाय द वे भगवान की प्लानिंग से राजेश पांडे सर हमारे क्रॉस लाइन होते थे और हमारी टीम राजेश पांडे सर की टीम का बहुत ज्यादा फायदा भी बीच बीच में कराती रहती थी। मेरे फायदे का तात्पर्य आप समझ गए होंगे है, क्योंकि नेटवर्क बिजनेस में सबसे ज्यादा परेशान कमजोर आदमी ही किया जाता है। और जो व्यक्ति बहुत कमजोर है और बहुत सीधा है, उसको बड़ी देर से कामयाबी मिलती है आरसीएम में, क्योंकि सीधे पेड़ पहले काट दिए जाते हैं। और अब तो ऐसा इन्वायरमेंट हो गया, आरसीएम में भी हो गया ऐसा इन्वायरमेंट कि आरसीएम में पहले कंपटीशन नहीं था, लेकिन आज की डेट में कंपटीशन है। अगर आप जरा सा भी चूके आज की डेट में, तो आपकी टीम से आपका लीडर गायब हो जाएगा। सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। और ये कंपटीशन डे बाय डे बढ़ेगा। इस कंपटीशन को आप फेस कब कर पाएंगे? जब आप सारी चीजें, ईच एंड एवरीथिंग, हर समय, हर पल, हर घड़ी, हर मिनट अपने को अपडेट रखेंगे, अपनी टीम को अपडेट रखेंगे। ये मैं बातें क्यों कर रहा हूं? अगर आप अपडेट नहीं रखेंगे तो 4 दिन से हमारे जनरल सर शाम की जूम वेबिनार में मोटिवेट कर रहे हैं, गाइड कर रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। क्यों गाइड कर रहे हैं? हमको आपको फेल करने के लिए, हमको आपको रोल मॉडल बनाने के लिए, कामयाब करने के लिए, कामयाब करने के लिए कि कम से कम डायमंड क्लब जरूरी है और पिन एचूरों का तो सबसे जरूरी है। मैंने 1 तारीख को कर लिया, अनूप वर्मा जी ने 2 तारीख को कर लिया, 2 तारीख को ही हमारे सीरियस और सिंसियर बहुत पुराने साथी डॉक्टर अवधेश त्रिवेदी सर ने कर लिया, अवधेश त्रिपाठी सर ने कर लिया, भगवान बख्श सिंह जी ने सुंदरवन से कर लिया। 3, 4, 5 साथियों का डाटा मेरे व्हाट्सएप पर आ गया। हो सकता है अभी भी 1-2 आ गया हो, मेरे को याद नहीं, मैं अभी देख नहीं सकता। लेकिन जब हम किसी का नाम नहीं लेंगे यहां पर, लेकिन यह संकेत हमारा सारे लोगों के लिए है, सारे वाइटल इश्यूरों के लिए है, सारे लीडरशिप इश्यूरों के लिए है, सारे राइटी इश्यूरों के लिए है। जब आपके टेक्निकल इश्यूरों ने 1 तारीख को डायमंड क्लब कर लिया और आपकी लास्ट डेप्थ डॉक्टर अवधेश त्रिपाठी सर ने अपना डायमंड कर लिया, तो आप क्यों नहीं? आप क्यों नहीं? क्या वो हमारी डाउनलाइन हमको डुप्लीकेट करेगी? क्या हम अपनी डाउनलाइन के वाइटल लेवल को डायरेक्ट इनडायरेक्ट कमजोर नहीं कर रहे? क्या हम अपनी बातों से अपनी कथनी करनी में अंतर नहीं डाल रहे? शायद डाल रहे। अपनी गलती अपने को नहीं दिखती। अपनी गलती जब होती है तो हम बहुत अच्छे वकील बन जाते हैं, दूसरों की गलती होती है तो बहुत अच्छे जज बन जाते हैं। दोस्तों, मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है आप लोगों से, ऐसी गलतियां मैंने कई बार की है और जब भी मैंने की है मैंने मुंह की खाई है। तो मैंने जो गलती की है मैं खुलेआम इसीलिए बता रहा हूं, कृपया वो गलती आप ना करें। आपकी टीम के आप रोल मॉडल हैं। आपकी टीम में कोई आपका डेप्थ का बंदा डायमंड क्लब कर रहा है और अपने टारगेट लिख करके अनाउंस कर रहा है। हिम्मत चाहिए इसके लिए कि मैं जुलाई महीने में इतनी ज्वाइनिंग कराऊंगा, मैं जुलाई महीने में इतनी डिस्प्ले वाल खोलूंगा, मैं जुलाई महीने में इतने नए स्टेशन पे काम करूंगा, मेरा डायमंड क्लब हो गया। आपका कब? और तब भी ऊपर का अगर कोई पिन अचीवर उसके प्रत्युत्तर में अगर अपना डायमंड क्लब नहीं कर रहा है या अपना टारगेट ग्रुप में नहीं लिख करके डाल रहा है, तो शायद हम उसी टहनी को काट रहे हैं दोस्तों जिस टहनी पे खुद बैठे। यह चीज जहर का काम करती है और इसी वजह से कई बार हमारा बिजनेस ऐसे ऐसे होने लगता है। इसी वजह से कई बार हम बड़े टारगेट बनाते हैं और हमारा बिजनेस बड़ा ब्लास्ट नहीं कर पाता, डुप्लीकेट नहीं कर पाता और हम खुद निराश होते हैं कि हमने जुलाई में इतना बड़ा टारगेट बनाया था, हमने सोचा था कि 8% तो आ जाएगी, लेकिन ये बिलियन तो 70 के आगे बढ़ ही नहीं रही है। बढ़ेगी कैसे? जनरल जी के शब्दों में, आपने हाईवे के ऊपर आप 100 की स्पीड में चलना भी चाहते हो और हैंड ब्रेक भी लगा रखा है कार का, कार बढ़ेगी कैसे आगे? लीडर लीड विद एग्जांपल। आपकी डाउन लाइन ने अगर अपने टारगेट अनाउंस कर दिए, घनश्याम सिंह जी, विपिन वर्मा जी, डॉक्टर अवधेश त्रिपाठी जी,
हमारे कई रॉयल्टी अचीवर, लीडरशिप अचीवर साथियों की डेप्थ है, डाउनलाइन है, डाउनलाइन अपने टारगेट अनाउंस कर रही है, डाउनलाइन अपने डायमंड क्लब के बारे में लिख रही है, डाउनलाइन लिख रही है। कल घनश्याम सिंह जी ने लिख दिया 35 ज्वाइनिंग कराऊंगा जुलाई में। मैं हिल गया एक बार, मैंने वो पूरी पोस्ट कॉपी करके जनरल सर को भेजी कि सर ये घनश्याम जी हैं, इन्होंने ये टारगेट लिया है और सर ज्वाइन मैंने ही कराया था घनश्याम जी को, सर इनका ये मोबाइल नंबर है, कभी समय मिले सर 2-4 दिन में तो घनश्याम जी को 2 मिनट के लिए आप बात करना। मेरा मन प्रसन्न हो गया, मैंने घनश्याम जी का मोबाइल नंबर खट से जनरल जी के व्हाट्सएप पे डाल दिया। 2-4 दिन में घनश्याम सर को जनरल सर की कॉल आएगी, 2-4 दिन में विपिन वर्मा जी को जनरल सर की कॉल आएगी, 2-4 दिन में डॉक्टर अवधेश त्रिपाठी जी को जनरल सर की कॉल आएगी। लेकिन इन साथियों ने टारगेट अनाउंस कर दिया तो इनके ऊपर के लीडरशिप, राइटी, टेक्निकल अचीवर साथियों को तुरंत उनके काम खड़े हो जाने चाहिए थे और तुरंत उनके हौसले बढ़ जाने चाहिए थे कि हमारे डाउनलाइन ने, जिनका अभी कोई मजबूत लेवल नहीं है, जो भी बहुत ज्यादा पैसे से मजबूत नहीं है, उनके हौसले अगर 35 ज्वाइनिंग कराने के जुलाई में है तो क्या हम 25 भी नहीं करा सकते? सुनील गुप्ता ने 25 ज्वाइनिंग का टारगेट लिया, 5 ज्वाइनिंग मैंने रेडी कर दी, अभी नेट पे नहीं लाया हूं, नेट पे मैं लाऊंगा अपने साथियों से डिस्कस करने के बाद। 5 ज्वाइनिंग मैंने रेडी कर दी क्योंकि लक्ष्य बनाएंगे तो लक्षण आ जाएंगे और लक्ष्य नहीं बनाएंगे तो दोस्तों परिवर्तन की तीव्रता इतनी तीव्र हो चुकी है कि अगर हम परिवर्तन नहीं करेंगे तो हम गायब हो जाएंगे। दुनिया की कोई ताकत हमें इस चीज से रोक नहीं पाएगी और इन बातों का औचित्य आपको डराना नहीं है दोस्तों, डराने का अधिकार हमारे अंदर नहीं है। मैं आपका बिजनेस पार्टनर हूं, आप बढ़ते हैं तो मैं बढ़ता हूं, आप घटते हैं तो मैं घटता हूं, आपके हौसले बढ़ते हैं तो हमारे हौसले दुगने बढ़ते हैं। आप एक्साइटेड होते हो, मैं 10 गुना एक्साइटेड होता हूं और आप निराश होते हो तो मेरे को भी दुख होता है। जब कभी पंडित अवधेश त्रिपाठी जी से मेरी बात होती है और कोई और दुखपूर्ण बात करते हैं तो मेरे को अंदर दर्द होता है। राजेंद्र शर्मा जी से, अनूप जी से बात होती तो मेरे अंदर दर्द होता है। आपकी कामयाबी हमें हर हाल में चाहिए। सितंबर में साथियों, जब बेस मंथ है सितंबर, जो सितंबर आ रहा है, कमिंग सितंबर, जुलाई, अगस्त, सितंबर बेस मंथ है एनिवर्सरी का। सितंबर में जितनी नई पिने मेंटेन होंगी, सितंबर में जितनी 8% रॉयल्टी मेंटेन होंगी, सितंबर में जितने नए टेक्निकल आएंगे तो मिनिमम क्राइटेरिया रहेगा रॉयल्टी अचीवर। रॉयल्टी से लेकर के 6% 8% रॉयल्टी से लेकर के ऊपर टेक्निकल, क्योंकि टेक्निकल में आपका पर्ल भी टेक्निकल है, स्टार पर्ल भी टेक्निकल है, एमराल्ड भी टेक्निकल है, स्टार एमराल्ड भी टेक्निकल है, रूबी भी टेक्निकल है, स्टार रूबी भी टेक्निकल है, आगे सफायर स्टार, सफायर डायमंड, स्टार डायमंड भी टेक्निकल है। ये सब टेक्निकल की श्रेणी में आए और इनके लिए है वो 5% टेक्निकल बोनस बनाया गया। तो ये जो आप नीचे का देख रहे हैं 10 से 32% डिफरेंस कमीशन, यह समंदर की झाग है, यह हमेशा ऐसे होगा। उसके बाद जो आप देख रहे हैं 3% रॉयल्टी से 8% रॉयल्टी, यह समंदर का फिल्टर किया हुआ पानी है, समझ लो आरओ का पानी है। थोड़ी स्टेबल इनकम आपकी 3% रॉयल्टी से लेकर के और 8% रॉयल्टी तक आपकी इनकम मिनिमम 30,000 से लेकर के 60-70 हजार रुपए तक हो सकती है। लेकिन टेक्निकल मेंटेन करने के बाद आप टेंशन फ्री हो जाते हैं, क्योंकि हाथी कितना भी छोटा हो जाएगा, चूहे से ज्यादा छोटा नहीं हो सकता। सुनील गुप्ता की इनकम कितने भी घट जाए 80,000 रुपए से नीचे नहीं आएगी। कारण मैं बता दूं, मेरी ए लाइन 32, बी लाइन 32 और मेरा कोड 32, मेरा कोड 32%, तो कमीशन तो मेरे को तो कोई मिलना नहीं है। शुरू में मैंने कमीशन के लिए काम किया 2004 में, 645 रुपए कमीशन आया, 854 आया, 1015 आया, 3120 आया, 4,995 आया, 10,002 आया, 20,461 आया। इन 6-7 महीनों का कमीशन मुझे याद है। यहां तक मैंने कमीशन के लिए काम किया। लेकिन जैसे ही मेरा टेक्निकल क्वालिफाई हुआ, 6% रॉयल्टी का टेक्निकल क्वालिफाई हुआ, तो टेक्निकल इंजीनियरों का फोकस कमीशन से हट करके मिशन पे चला जाता है। मेरी ए लाइन 32, मेरा कोड 32,
32 माइनस 32, हमारा 32% में से ए लाइन का 32% घटा दीजिए, 0। मेरी बी लाइन 32, मेरा कोड 32%, 32% में से 32% घटा दीजिए, मेरे को क्या है बी लाइन से, 0। तो कमीशन बचा ही नहीं। अब जितनी मैं खरीदारी अपने कोड पे करूंगा, चाहे मैं डायमंड करूं, चाहे डबल डायमंड करूं, या स्टार डायमंड करूं, या क्राउन डायमंड करूं, या 1 लाख बिजनेस वॉल्यूम करूं, या 10 लाख बिजनेस वॉल्यूम अपने कोड पे करूं, जितनी क्षमता है उतनी करूंगा, उसका डायरेक्ट 32% आएगा। तो ये 32% हो गया परफॉर्मेंस बोनस। अब हमारे लिए बचा क्या? अब हमारे लिए बचा केवल रॉयल्टी और टेक्निकल। और दोस्तों विश्वास मानिए, टेक्निकल जाने पे आपकी जिम्मेदारियां तो बढ़ जाती हैं, टेक्निकल जाने पे भरोसा मानिए कि आपकी रेल तो बन जाती है। क्योंकि अगर आप 8-10 घंटे काम करते होंगे तो हम लोगों को कई बार 15-15, 17-17 घंटे भी काम करना पड़ता है। लेकिन टेक्निकल जाने के बाद जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं अलग तरीके की, मैनेजमेंट संबंधी। जैसे आज संडे में मेरा पार्ट नहीं था, आज मैं पूरी कोशिश कर रहा था हरीश संजीवनी हेड ऑफिस में 3-4 दिन से कि नितिन तेलेकर सर या पंकज बोस सर या रवीश रोड़े सर या संजय राउत जी कोई है वहां पे, उनकी डेट अपने को मिल जाए। लेकिन बाय द वे आज 8 बजे से सारे ट्रेनरों की डेट बिजी थी, आज नहीं मिल पा रही थी, नहीं तो आज भी हम हरीश संजीवनी की ट्रेनिंग ही लेते। तो टेक्निकल लेवल पे अलग तरीके की जिम्मेदारियां हैं, पर लेवल पे अलग तरीके की है, स्टार पर लेवल पे अलग तरीके की है, एमराल्ड पे अलग तरीके की है, स्टार एमराल्ड पे अलग तरीके की है, रूबी पे अलग तरीके की है, स्टार रूबी पे अलग तरीके की जिम्मेदारियां हैं, राइटी पे अलग तरीके की जिम्मेदारियां हैं, लीडरशिप पे अलग तरीके की जिम्मेदारियां हैं, वाइटल पे अलग तरीके की जिम्मेदारियां हैं। तो सबसे बढ़िया तरीका यह है कि जो सिस्टम हमें बताया जा रहा है यूईएस के द्वारा, जो सिस्टम हमें बताया जा रहा है शाम को 7:45 के वेबिनार में जनरल सर के द्वारा, हमें उस सिस्टम को डुप्लीकेट करना चाहिए, ना कि अपना एक एक्स्ट्रा दिमाग लगाना चाहिए। क्योंकि हमारे पास एक एक्स्ट्रा दिमाग अगर होता या हम बहुत बड़े 30 मार खा होते तो शायद आज हम भी जनरल सर की तरह स्टार रूबी होते, स्टार पल पे लटके नहीं होते। जिस दिन हम स्टार रूबी चले जाएंगे, हमारे अंदर टैलेंट होगा, हमारे अंदर सीखने की प्रवृत्ति होगी, हम स्टार रूबी चले जाएंगे, कंपनी अपनी कोर कमेटी में हमको शामिल करेगी, वहां कोई पक्षपात नहीं होता, वहां कोई जात बिरादरी धर्म संप्रदाय नहीं देखा जाता, वहां पर देखी जाती है पात्रता। स्टार रूबी होना चाहिए, मेंटेन होना चाहिए। आप कोर कमेटी में पहुंच जाते हैं, आप कंपनी को भी राय दे सकते हैं, आप कोर टीम को भी राय दे सकते हैं, आप प्रोडक्ट को लेकर के भी राय दे सकते हैं। लेकिन अभी हमारा आपका लेवल कंपनी लेवल के मैनेजमेंट को राय देने की हैसियत नहीं रखता। दोस्तों बुरा मत मानना, हम अपने सुझाव डाल सकते हैं कंपनी को मेल पे, लेकिन कंपनी हमारे सुझाव मानेगी नहीं मानेगी ये कंपनी की मर्जी है। घोड़े को पानी तक ले जा सकते हैं खींच खाच के, घोड़ा पानी पिएगा नहीं पिएगा ये घोड़े की मर्जी है। अब लास्ट टॉपिक 8:50 हो गया, मैं आता हूं डिस्प्ले वाल पे। कल राजेंद्र शर्मा जी ने पीपीटी के माध्यम से जुलाई के 8 टारगेट आपको क्लियर कर दिए। 5 ज्वाइनिंग, 10 ज्वाइनिंग, 25 ज्वाइनिंग, 50 ज्वाइनिंग, या 5 ज्वाइनिंग या 5000 बिजनेस हो तब भी आप क्वालिफाई हो रहे हैं। 5 ज्वाइनिंग करवाते हैं तब भी आप क्वालिफाई हो रहे हैं। 5000 बिजनेस वालों में कि डायमंड क्लब मेंटेन करते हैं तब भी आप क्वालिफाई हो रहे हैं। तो 5 ज्वाइनिंग या 5000 बिजनेस वालों, 10 नई ज्वाइनिंग इस जुलाई में अपनी प्रपोजल सबमिट, या 10 नई ज्वाइनिंग, 25,000 बिजनेस वालों या 25 नई ज्वाइनिंग, 50,000 बिजनेस वालों या 50 नई ज्वाइनिंग। अपने कोड पे 5,000 तो आपको मिनिमम करना ही चाहिए। अगर 5,000 बिजनेस वालों में आपके कोड पे मेंटेन नहीं हो रहा है महीने में तो थोड़ी बात कड़वी है, लेकिन बात सही है। हम आरसीएम के प्रति वफादार नहीं, हम अपने प्रति भी वफादार नहीं। हम 100% प्रोडक्ट यूज नहीं करते। 100% प्रोडक्ट यूज अगर व्यक्ति कोई भी ईमानदारी से करता है तो उसका 5 या 6-7 हजार बिजनेस वॉल्यूम हो सकता है। और अगली मीटिंग में अगर आप कहेंगे तो इसका पूरा कैलकुलेशन पूरी चीड़-फाड़ करके मैं दिखा दूंगा आपको, क्योंकि 5-7 हजार बिजनेस वॉल्यूम मेरा बड़े आसानी से एक प्रोडक्ट भी मैं अगर सेल ना करूं तब भी हमारे यूज से हो जाता है। तो ये टारगेट
5,000, 10,000, 25,000, 50,000, इसके साथ में ज्वाइनिंग क्यों प्रमोट कर रहे हैं जनरल सर? जुलाई अगस्त में, जून का महीना था रिपर्चेज का, खरीदारी का, जुलाई अगस्त है ज्वाइनिंग का। अगर आप जनरल सर की तरह फाइनेंशियली फ्री होना चाहते हैं, अगर आप महावीर सर की तरह फाइनेंशियली फ्री होना चाहते हैं, अगर आपने कल मुकेश कोठारी सर को सुना उनकी तरह फाइनेंशियली फ्री होना चाहते हैं, तो आपको बनाना पड़ेगा नेटवर्क। टाइम, मनी, सिक्योरिटी की फ्रीडम आपके अंदर आएगी नेटवर्क बनाने से। तो इसीलिए इस महीने कोई ज्यादा दबाव नहीं है 10,000, 25,000, 50,000 करने के लिए। आप मिनिमम डायमंड क्लब करिए, क्योंकि आप डायमंड क्लब करेंगे तभी आपकी टीम डायमंड क्लब के लिए डुप्लीकेट होगी। आप नहीं करेंगे, आपकी डाउनलाइन ने कर लिया और आप वहां पर अपनी पोस्ट नहीं भेजेंगे, आप अपनी पोस्ट नहीं भेजेंगे डायमंड क्लब की, तो जो डाउनलाइन कर रही है उसके हौसले टूट जाएंगे, अगले महीने से वो नहीं करेगी डायमंड क्लब। आप कितना भी उसको मोटिवेट कर लीजिए, अगर आपकी डाउनलाइन के डायमंड क्लब करने से पहले आपकी पोस्ट ग्रुपों पे नहीं आई है, तो बिल्कुल आपकी डाउनलाइन की मानसिकता में आपकी नकारात्मक छवि बन नहीं है, चाहे वो डाउनलाइन आपसे ये बात बता पाए या ना बता पाए। इसलिए आपकी डाउनलाइन ने डायमंड क्लब किया है तो आपको अविलंब 1-2 दिन में डायमंड क्लब कर लेना चाहिए। आपकी डाउनलाइन ने अपना टारगेट घोषित कर दिया है ग्रुप पे, अगर आप अपने को जिम्मेदार साथी, कोर पर्सन समझते हैं, तो आपको तुरंत एक लाइन लिखते हुए कि मैं माफी चाहूंगा कि मैं 2 दिन लेट अपना टारगेट डिसाइड कर पाया व्यस्तता के कारण, लेकिन मेरा जुलाई महीने का ये टारगेट है। और इसमें भी कोई जरूरी नहीं है कि डॉक्टर उदय त्रिपाठी जी ने 20 या 25 ज्वाइनिंग का टारगेट लिया, घनश्याम सिंह जी ने 35 नई ज्वाइनिंग का टारगेट लिया, विपिन वर्मा जी ने 20-25 ज्वाइनिंग का टारगेट लिया, तो कोई होड़ नहीं है, कोई कंपटीशन नहीं है कि आप 35 के बाद 50 ज्वाइनिंग का टारगेट। अगर आपको लगता है, आपका दिमाग बोलता है आप 15 ही करवा पाएंगे जुलाई में, तो आप लिखिए कि मेरा पर्सनल टारगेट 15 ज्वाइनिंग का है। अगर आपकी डाउनलाइन ने लिख दिया कि आपकी डाउनलाइन 25 डिस्प्ले वाल खुलवाएगी जुलाई में, और आपको लगता है कि आप 10 ही खुलवा पाएंगे, आप लिखिए उसमें कि मेरा टारगेट 10 नई डिस्प्ले वाल का है। कोई होड़ नहीं लगानी हमको कि घनश्याम जी ने 35 नई ज्वाइनिंग का टारगेट जुलाई में ले लिया तो हमको 135 लेना चाहिए क्योंकि मैं टेक्निकल अचीवर। झांसी से सुरेश जी 12 जून को आरसीएम ज्वाइन करते हैं और 30 जून को उनकी 100 ज्वाइनिंग हो जाती है। क्या 100 ज्वाइनिंग सुनील गुप्ता की हो गई, 100 ज्वाइनिंग राजेश पांडे सर की हो गई जून में, राजन शर्मा जी की, अवधेश त्रिवेदी जी की, विपिन वर्मा जी की, घनश्याम जी की, विपिन जी की, डॉक्टर उदय त्रिपाठी की, जन जी की, महावीर जी की, राजाराम जी की, क्या जून में 100 ज्वाइनिंग पर्सनल हो गई? हर व्यक्ति की क्षमता अलग है, हर व्यक्ति की सोच अलग है, हर व्यक्ति की परिस्थितियां अलग है, हर व्यक्ति की सीखने की प्रवृत्ति अलग है, हर व्यक्ति की तैयारी अलग है। और दोस्तों, ये जो दोपहर में 12 बजे नए लोगों के लिए वेबिनार शुरू किया गया है, इसको हमारी टीम बढ़िया तरीके से कैश नहीं कर पा रही। यानी कि हम चम्मच लेके गड्ढा तो खोद रहे हैं, यानी कि हार्ड वर्क कर रहे हैं, और स्मार्ट वर्क करने के लिए जनरल सर ने आपको जेसीबी मशीन दे दी है जो 10 मिनट में 10 फीट का गड्ढा खोद सकती है, उसका हम यूज नहीं कर रहे। आज अनूप जी को देख लीजिए, अनूप जी से मेरी बातचीत हो चुकी है, वो मोतीपुर में बिलराया के पास नेपाल बॉर्डर पड़ता है। 10-15 लोगों को अभी इकट्ठा करेंगे इस मीटिंग के बाद, उनसे चर्चा करेंगे, उनके चाय पानी की व्यवस्था करेंगे। शायद अनूप जी, ये स्पीकर जो मेरे हाथ में है 150-200 रुपए का ब्लूटूथ स्पीकर आता है, इसको मैंने चार्ज करके रख लिया है। इस मीटिंग के तुरंत बाद मैं अपने टारगेट पे निकलने वाला हूं। एक जगह 10-12 लोगों को मैंने भी बिठाला, गांव में बिठाला है, कैमरा में ऑन करके बैठूंगा, मेरे साथ 8-10 बैठे हुए आपको दिखेंगे, क्योंकि जो आप अपनी टीम से करवाना चाहते हैं वो आप खुद करना शुरू कर दें, आपकी टीम करने लगेगी। उपदेश देने से कोई नहीं करता। तो खुद इस मीटिंग के बाद मैं निकलूंगा स्पीकर लेकर के, अपना मोबाइल चार्ज करके, नेट पैक चेक करके, चाय नाश्ता करके, घर से ड्यूटी चार्ज खा करके, S5 खा करके निकलूंगा घर से। और पहले ही मैंने समय डिसाइड कर दिया है 10:30। 1-1.5 घंटे में हरि संजीवनी की प्लानिंग करूंगा उन लोगों के साथ। गांव है, और गांव में भी कल रात में जाकर के चेक कर आया था कि यहाँ जियो का नेटवर्क ठीक काम करता है या नहीं करता। तो जहां पर मेरी मीटिंग रखी गई थी वहां 3 सिग्नल आ रहे थे, तो मैंने लोकेशन बदली,
एक पेड़ के नीचे रखा है, वहां 5 डंडे आ रहे हैं मोबाइल में, यानी कि कहीं कोई लोचा ना हो जाए हमारे साथ, इसलिए उसका रिस्कवर मैंने कल ही कर लिया, क्योंकि मैं टेक्निकल अचीवर हूं। तो जहां 3 डंडे आ रहे थे वहां मैंने मीटिंग नहीं रखी। उसी गांव में जहां पर 5 डंडे मेरे मोबाइल में आ रहे थे, यूट्यूब पे सबसे वीडियो प्ले होता था, वहां पर मीटिंग रखी। जहां 3 डंडे आ रहे थे वहां पर छप्पर पड़ा है, जहां 5 डंडे आ रहे हैं वहां पर पेड़ है, थोड़ी गर्मी लगेगी, लेकिन वहां पर मैंने मीटिंग रखी है। ये स्पीकर चार्ज करके ले जाऊंगा, ये धोखा ना दे, इसलिए इसके साथ में पावर बैंक भी ले जाऊंगा, एक मोबाइल ले जाऊंगा, थोड़ा सा सिस्टम से परिपूर्ण दिमाग ले जाऊंगा, अच्छी भावनाएं ले जाऊंगा, अच्छे प्रयास ले जाऊंगा, जीत का हौसला ले जाऊंगा, टीम को सिखाने की, कुछ दिखाने की उम्मीद ले जाऊंगा, और उस आज के वेबिनार को कैसे करके मैं 4-5 ज्वाइनिंग नहीं तैयार कर दूंगा। वो 4-5 ज्वाइनिंग मैं खुद नहीं तैयार कर दूंगा। अनूप जी अगर ठीक से तैयारी कर ले तो 15-20 लोगों को अगर बिठा दे तो 5-7 ज्वाइनिंग उस मोतीपुर जगह में नई तैयार हो जाएगी। राजेंद्र जी भी इसी तरह की तैयारी कर ले, नई 5-7 ज्वाइनिंग तैयार हो जाएगी। घनश्याम जी की नई ज्वाइनिंग तैयार हो जाएगी, राजेश पांडे सर की नई ज्वाइनिंग तैयार हो जाएगी, अवधेश त्रिवेदी सर की नई ज्वाइनिंग तैयार हो जाएगी। लेकिन दोस्तों, मैं कितना भी आपको बोल लूं या चिल्ला लूं, 36 लोग हैं, 30 लोगों का तो कैमरा 12 बजे बंद ही आएगा, खुलेगा नहीं। मैं जानता हूं कैमरा ऑन करके बैठेगी, थोड़ी सी हिम्मत चाहिए दोस्तों। जो तैयारी करेगा वही तो कैमरा ऑन करके बैठेगा, और जो तैयारी नहीं करेगा उसको कैमरा ऑन करने की जरूरत क्या है? वो नेकर बनियान पहन करके कैमरा बंद करके अटेंड कर लेगा। तो दोस्तों, ये किसके लिए? ये क्या तैयारी हमें अपने अपलाइन के लिए करनी है? अगर ये तैयारी हमको जनरल जी के लिए करनी है तो जनरल जी को तो 8-10 लाख ऐसे भी आ रहा, जनरल जी का तो 8 करोड़ का टर्नओवर है, जनरल जी की टीम में 6 लाख लोग हैं। हम तैयारी करें या ना करें, क्या फर्क पड़ता है? ये तैयारी हमें अपने लिए करनी है। अगर हमको पर्सनल ज्वाइनिंग का हमने 25 का टारगेट लिया है तो ये तैयारी करनी पड़ेगी। मेरे पास 1-to-1 प्लान देने का समय नहीं बचता, टीम वर्क ज्यादा है, मेरे पास जिम्मेदारियां ज्यादा है। रोज कम से कम 15 से 20 मैटर मेरे व्हाट्सएप पे आ जाते हैं, कंपनी ईमेल करनी पड़ती है, उनको साइट आउट कराना पड़ता है। कम से कम 100 कॉलों का टर्नओवर होता है मेरे मोबाइल पे, उनसे कम्युनिकेट करना पड़ता है, उनको सही राय देनी पड़ती है। इतनी व्यस्तता में पर्सनल प्लान देने का जो रहता है मेरा सीक्वेंस, वो डिस्टर्ब रहता है। इसके लिए सबसे बढ़िया तरीका क्या निकाला? संडे को दोपहर 12 बजे की मीटिंग, अगर मैं 10-15 लोगों को 4 बार अटेंड करा दूं तो मेरी 25 से 30 ज्वाइनिंग आराम से हो जाएगी। तो अगर मैं जो बोल रहा हूं ये मैं करूंगा तो मेरी 25 ज्वाइनिंग होगी। तो आप भी अगर यही करोगे तो आपकी भी 25 ज्वाइनिंग होगी। तो दोस्तों, जो डिस्प्ले वाल को लेकर के टारगेट तैयार किए गए और ज्वाइनिंग को लेकर के टारगेट तैयार किए गए, 10 होम मीटिंग मिनिमम 10 लोगों के साथ जो टारगेट तैयार किए गए, 25 होम मीटिंग मिनिमम 10 लोगों के साथ जो टारगेट तैयार किए गए, 50 में होम मीटिंग के जो टारगेट तैयार किए गए, उनको एक्सप्लेन करूंगा तो समय समाप्त हो गया है। उन पे दबा के काम करिए। आरसीएम के हमारे 15 साल के इतिहास में, हमारे अनुभव में इस तरह के टारगेट कभी नहीं आए। आज तक हमारी अपलाइन के लेवल पर हमने सैकड़ों मीटिंग कर डाली, महीने में हजारों किलोमीटर कार दौड़ा दी, 8-10 राज्यों में हम चक्कर काटा है, लेकिन हमको अलग से कोई रिवार्ड या सम्मान नहीं मिला आज तक। आप लोगों की किस्मत देख के तो जलन होती है, 10 होम मीटिंग कराओगे और ऑफलाइन से रिवार्ड ले लो। हम तो 10 राज्य में चक्कर काटाते थे, 20,000 रुपए का रेल का होटलों का किराया भाड़ा दिलाते थे और हमको कुछ नहीं मिलता था। ऑफलाइन ये भी नहीं पूछती थी कि पंजाब गए थे वहां क्या हुआ, रिजल्ट आया या निराशा मिली। तो आप लोग भाग्यशाली हैं। 10 होम मीटिंग, अरे 10 होम मीटिंग कितना आसान काम है। सुबह की मीटिंग 8 बजे की प्लान करिए, 8 बजे की मीटिंग सुबह की अपने घर पे मत देखिए, दूसरे के घर पे देखिए। 8 बजे अगर जल्दी मीटिंग हो रही है, आपको लगता है अटपटा है, तो शाम वाली 7:45 वाली मीटिंग दूसरे घर पे देखिए, और दूसरे घर पे ही 2-4 डिस्ट्रीब्यूटर अपने बुला लीजिए और होम मीटिंग फोटो खींचिए भेज दीजिए। तो 10 होम मीटिंग का टारगेट रखा गया। हमको लगता है 25, 30, 50 या 36 साथी हमको सुन रहे हैं। किसी भी साथी की अगर ठान ले तो ये 31 जुलाई तक कम से कम 50-50 होम मीटिंगों की ऑफर तो भेज सकता है। अगर सोच सकते हैं तो आप कर सकते हैं। आज थोड़ा सा अलग तरीके से मैंने आपसे बात की। मेरा उद्देश्य आपको हताश निराश करना या टाइटिंग करना नहीं है दोस्त। मेरे अंदर जो चल रहा होता है मैं अंदर रखता नहीं।
मैं बोल देता हूं, कई बार हमारे कई साथी हमारी बात को अदरवाइज ले लेते हैं, लेकिन हमारा उद्देश्य आपके अंदर के सोए हुए शेर को निकालना है। आप मेरी बात कोई भी आपको आपकी आत्मा भावना से ठेस पहुंची हो आपको, उसके लिए मैं माफी मांगूंगा। लेकिन दोस्तों अभी आज 4 जुलाई है, अभी फिल्म की नंबरिंग शुरू हुई है। बहुत कुछ कर सकते हैं हम लोग, पूरा गेम पलट के रख सकते हैं। कई साथियों की 6 पर्सनैलिटी निकल सकती है, कई साथियों का टेक्निकल का आधार तैयार हो सकता है, लेकिन साथियों बांझ रहने का दर्द जिंदगी भर होता है, मां बनने का एक बार होता है। और मुकेश कुठानी सर ने कल क्या लिखा कि हम लोग जीने के लिए नहीं, जीतने के लिए पैदा हुए। हम लोग केवल जीने के लिए पैदा नहीं हुए। अगर जीतने के लिए अगर पैदा नहीं हुए होते तो सही टाइम पर आरसीएम बिजनेस हमारे आपके जीवन में नहीं आता, सही टाइम पर यह सोच हमारे आपके अंदर नहीं आती। कोई किसी कंपनी का एमडी सीएमडी बना बैठा होता और जूझ रहा होता, कोई किसी सड़ी गली कंपनी में लोगों को फंसा रहा होता, खुद भी फंसा होता। आज जिंदगी ने मौका दिया है हमको, आज जिंदगी ने मौका दिया है कि हमारी पिछली जो भी जिंदगी रही हो, हमारी पिछली जो भी गलतियां रही हो, हमने पिछली जिंदगी में जो भी किया हो, वो सारी चीज भूल सकते हैं हम अगले 2-4 साल। वो सारी चीज बाईपास कर सकते हैं हम अगले साल 2 सालों में। वो सारी कहानियां बदल सकते हैं हम अगले 2-4 सालों में। कहने को साथियों बहुत कुछ है, बहुत से पॉइंट मैंने आपके लिए नोट किए थे, मैं सारे पॉइंट आपको नहीं बता पाया। मेरे को जल्दी क्विट करना पड़ेगा, जनार सर की कॉल आ रही है मेरे मोबाइल पे। लेकिन दोस्तों एक बात मैं बोलूंगा लास्ट में, आरसीएम की 5 साल की यात्रा, 5 साल की उपलब्धियां, 5 साल में जो आप पिने लेंगे, 5 साल में जो इनकम लेंगे, 5 साल में जो टीम साइज बनाएंगे, वो सारी चीजें इस जुलाई में नई ज्वाइनिंग पे, डिस्प्ले वॉल पे और सारे टारगेट पे काम करते हुए आपको अपना 70% से ज्यादा फोकस रखना है हरीश संजीवनी, क्योंकि हरीश संजीवनी एक ऐसा बाईपास है इस पूरे एपिसोड का कि जो आप 5 साल में बाकी तरीकों से कर पाएंगे वो 1 साल में हरीश संजीवनी से कर पाएंगे, क्योंकि उसका अनुभव आपने ले लिया, उसकी ट्रेनिंगें आपको औरों से ज्यादा मिल गई, उसके रिजल्ट आपने औरों से ज्यादा देख लिए। इसलिए हमारी शुभकामनाएं हैं। हरीश संजीवनी पे आपको तीव्रता और बढ़ाने की जरूरत है। कहने के लिए बहुत शब्द है, लेकिन जनार सर की 3 बार कॉल आ चुकी है, कोई इंपॉर्टेंट मैटर है, इसलिए मैं यहीं पर क्विट करूंगा। और आगे की कार्रवाई के लिए कोई टॉपिक छूट रहा हो, कोई गलती हो रही हो, तो हमारे बीच के लगनशील क्रियाशील साथी जो हमेशा अपनी बातों से आपको मोटिवेट करते हैं, जो विजनरी हैं, जिनका बताने का सिखाने का तरीका एक अलग तरीके से होता है, मैं खुद भी उनसे सीखता हूँ, बहुत मोटिवेट होता हूँ। आपकी जोरदार तालियों के बीच में मैं इनवाइट करता हूँ राजेंद्र शर्मा जी को। आइए सर, स्वागत है आपका। थैंक यू गुरुदेव, बहुत ही शानदार तरीके से आज की ट्रेनिंग आपने हम सभी लोगों की दी। आज का जो आपका प्रोग्राम रहा बहुत ही बेहतरीन रहा, हर व्यक्ति को अंदर तक झकझोरने वाला प्रोग्राम रहा। आपने लगभग हर टॉपिक को छुआ। आपने आरसीएम की विशालता, आरसीएम की विश्वसनीयता, आरसीएम के विजन और आरसीएम के प्राण गीत, हर चीज की चर्चा की। और इसके साथ साथ आपने हम सभी लोगों को जगाने का प्रयास किया कि आरसीएम बिजनेस में हमें अगर बड़ी कामयाबी तक जाना है तो कौन कौन सी चीजों पर हमें विशेष ध्यान देना पड़ेगा। आपने बहुत सारे उदाहरणों के माध्यम से, बहुत सारे घटनाओं के माध्यम से हम सभी लोगों को सिखाने का प्रयास किया। और आप ही एक बात कहते हैं कि अगर हम अपनी गलतियों से सीखने का इंतजार करेंगे तो शायद जिंदगी बीत जाएगी, लेकिन हमें घटनाओं से सीखना है, दुर्घटनाओं से सीखना है, स्थितियों से सीखना है, परिस्थितियों से सीखना है। और सबसे बड़ी बात है, हमें दूसरों की गलतियों से भी सीखना है। और आप बिल्कुल स्पष्ट तरीके से हर बात कहते हैं, बिल्कुल स्पष्ट तरीके से आप हर चीज के प्रति जागरूक करते हैं, हमें हर संभव प्रयास करते हैं कि इन घटनाओं दुर्घटनाओं से पहले ही आप सिखाने की कोशिश करते हैं। हम सभी लोग आपको अपलाइन के रूप में पा करके धन्य हैं। हम सभी लोग आपके मार्गदर्शन में लगातार सतत आगे बढ़ने की इच्छा रखते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद गुरुदेव, और जूम ऐप पर आए हुए सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद गुरुदेव। वैसे तो कोई टॉपिक आपने छोड़ा नहीं है, लेकिन जो मेरे अंदर की भावना है, जो मेरे मन की बात है,
वो मैं 1 मिनट में कहना चाहता हूँ कि जैसा कि हमारे नेशनल लेवल के टारगेट हमको मिले हुए हैं, गुरुदेव जय सर के द्वारा जो टारगेट हमको मिले हुए हैं, कल मैंने आपको सभी लोगों को बताने की कोशिश भी की कि कौन-कौन से टारगेट जुलाई महीने में हमारे पास हैं। और इन टारगेट्स के साथ में हम जुलाई महीने में जो विशेष प्लानिंग, विशेष तैयारी के साथ काम कर रहे हैं कि हरित संजीवनी की जो प्लानिंग है, अगर हम दोनों को जोड़ दें तो एक बेहतरीन रिजल्ट इस जुलाई के महीने में ला सकते हैं। जैसा कि अभी गुरुदेव ने थोड़ा-सा बताया उसके बारे में कि होम मीटिंग से भी हम सभी लोग बेनिफिट ले सकते हैं, प्राइज़ ले सकते हैं। होम मीटिंग के टारगेट हमारे पास है और होम मीटिंग एक ऐसी चीज़ है जिसके माध्यम से हमारी सेलिंग भी बढ़ सकती है, हमारी जॉइनिंग्स भी बढ़ सकती हैं और सारे टारगेट हमारे पूरे हो सकते हैं। हम गाँव में लोगों को इकट्ठा करके उनके साथ बैठ करके अगर हरित संजीवनी की प्लानिंग करते हैं, आरसीएम सिस्टम की प्लानिंग करते हैं, तो इससे हमारी दोनों चीजें बढ़ेंगी। हरित संजीवनी भी हम अच्छे सेल कर सकते हैं और इसके साथ-साथ हम नई जॉइनिंग पे भी काम कर सकते हैं। तो इस प्रकार से जुलाई के महीने में हम बड़ा बिज़नेस कर सकते हैं। जुलाई के महीने में हम बड़ी जॉइनिंग्स कर सकते हैं और निश्चित रूप से हम सभी लोग अपने टारगेट को पूरा करेंगे। मैं जहाँ तक व्यक्तिगत मेरी बात है, थोड़ा-सा विपरीत परिस्थितियों में हूँ। 2 दिन की मेरी प्रॉब्लम्स संभवतः 2 दिन में मैं हर हाल में सॉर्ट आउट कर लूँगा और उसके बाद पूरी तरीके से आपको मेरा एक्शन फील्ड में दिखेगा। और जो मैंने इस महीने के अपने टारगेट डिसाइड किए हैं, मेरा डायमंड क्लब पिछले महीने 1 तारीख को हो गया था। इस महीने मेरा डायमंड क्लब थोड़ा-सा लेट हो रहा है और मैं हर हाल में 7 या 8 तारीख में अपना डायमंड क्लब पूरा करूँगा। और इसके साथ-साथ मैंने जो अपनी प्लानिंग बनाई है कि मिनिमम 25 से लेकर 30-35 तक, यानी मिनिमम 25 होम मीटिंग मैं अपने माध्यम से करूँगा। अधिकतम की कोई लिमिट नहीं है, जितनी भी मेरे अंदर ताकत है, जितनी भी मेरे अंदर क्षमता है, उतनी होम मीटिंग करने की मैं कोशिश करूँगा। लेकिन मिनिमम ये आंकड़ा 25 तक जाएगा और इसके साथ-साथ जो मेरी न्यू जॉइनिंग होगी, वो किसी भी सूरत में इस महीने 25 से कम नहीं होंगी। 10 डिस्प्ले वॉल कम से कम मैं अपने माध्यम से, अपने प्रयासों से अपनी टीम में कराऊँगा। और इसके साथ-साथ इस महीने मैं अपने टीम के जो साथी हैं, जो विज़न के साथ, जो टारगेट के साथ काम कर रहे हैं, उनकी जो भी आवश्यकताएँ होंगी, जहाँ पर मेरे समय की आवश्यकता उनको होगी, मैं उनको हर हाल में समय दूँगा। मैं उनको वो जहाँ पे भी मेरी मीटिंग कराना चाहते हैं, स्थान कोई भी हो, कहीं भी हो, कितने भी दूर हो, मैं उन चीज़ों से नहीं डरता, ना खर्चे से डरता हूँ और ना आने-जाने की दूरी को कभी मायने रखता हूँ। तो वहाँ पे जा कर के मैं हर हाल में उनका सपोर्ट करने के लिए तैयार हूँ। और इस महीने कुछ हम सभी लोगों को मिल करके बड़ा करना है। निश्चित रूप से हम सभी लोग बड़ी कामयाबी की तरफ जा रहे हैं। हमें गुरुजनों का सानिध्य मिलता है, गुरुजनों की प्रेरणा मिलती है, गुरुजनों के द्वारा हमें सीखने को मिलता है। इसके लिए सभी अप्लायंस को, सभी सीनियर लीडर्स को, सभी गुरुजनों को बहुत-बहुत धन्यवाद, बहुत-बहुत आभार। और आप जो मैं पर आए, इसके लिए आप सभी लोगों का बहुत-बहुत आभार। 12 बजे आज जो यूएस का प्रोग्राम हो रहा, आज जो हमारी गुरुदेव जय नारायण सर की जो सेमिनार हो रही है, उसकी हम सभी लोगों को बड़ी तैयारी करनी है, बड़ी प्लानिंग करनी है। और ये हर संडे को 12 बजे होगी। हर संडे को ये सेमिनार होना है। और इस महीने अगर हम अच्छी तैयारी इन सेमिनार की कर लेते हैं, जैसा कि गुरुदेव ने बताया कि हम एक स्टेशन चिन्हित करें, वहाँ पे हम 10, 15, 20 लोगों को बिठा करके इस प्रोग्राम को अटेंड कराएं, तो निश्चित रूप से हमारे सारे टारगेट पूरे हो सकते हैं। इसी के साथ इस प्रोग्राम को समापन की ओर ले जाना चाहूंगा। आप सभी लोगों का, सभी गुरुजनों का, सभी साथियों का एक बार फिर से मैं राजेंद्र शर्मा, रेवसा सीतापुर से हार्दिक धन्यवाद करता हूँ। नमस्कार, जय आरसीएम।